These are the 4 different error consideration which you have to do the in terms of calculation. That is absolute error which you have already done. बहुत सारे आपने लैब्स में किए होंगे, मैकेनिक्स के लैब में आपने किया होगा, और भी लैब में आपने में भी वेव एंड ऑप्टिक्स या किसी की लैब में आप कर रहे होगे, या थर्मल के भी लैब करोगे तो उसमें भी करोगे. It is absolute error means how much you are deviated from the actual value. और एक्चुअल वैल्यू कई बार हमें पता होता है, कई बार नहीं भी पता होता है. तो कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो टेक द मीन वैल्यू. दैट इज आल्सो पॉसिबल. तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना कि दिस इज, लेट मी जस्ट टेक द पेन आल्सो. सो सम टाइम दिस वैल्यू, दिस a वैल्यू, एक तो मैंने am लिखा है. am is actually the measured value, means you are taking a reading और आपने रीडिंग में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 आप डिफरेंट मेजरमेंट करो. ये आप V ऑब्जर्व्ड वैल्यू, V मैंने वोल्टेज लिया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप नोट करो, जैसे 5.1 5.2 5.01 5.05 5.2 या 5.1 whatever. These are the measured value which you are actually measuring when you are performing the experiment. And what is the expected value? Might be a theoretical value. कि सर्किट के केस में बहुत इजी होता है कि आप कोई भी theoretical calculation करके exact value को predict कर सकते हो. But sometime in mechanics and all these things, you can always predict those things, but you also have a provided with the true value. जैसे आपने G निकालना है, तो G की value true value आपके given होगी. So for all these readings, what you have to find? You have to find delta V, which is actually error. Delta V कह सकते हो या ये वाला डेल्टा भी सिंबल यूज कर सकते हो. दिस इज एरर. मींस इफ आई अज्यूम कि मेरा 5.1 या 5.0 वाज द एक्चुअल वैल्यू और द मीन वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, सो आई हैव टू जस्ट डू द डिफरेंस. ये नंबर आपका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है. यहाँ तो मैंने सारे नंबर बड़े लिए तो सारे नंबर प्लस में आएंगे, बट माइनस भी पॉसिबल है. तो नॉर्मली व्हाट वी टेक द मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि हमें प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा. Whenever you write the actual value, जब आप पूरी रीडिंग ले लोगे तो आप लोग लिखोगे कि V measured is equal to और से V, हमने V लिखा V measured प्लस माइनस जो डेल्टा. तो प्लस माइनस दोनों कर सकते हो. आपका जो ट्रू वैल्यू है वो Vm प्लस डेल्टा V एंड Vm माइनस डेल्टा V इनके बीच में लाई करेगा. यानी अगर एग्जांपल के लिए G की वैल्यू आपने 9.7 रिकॉर्ड की है और आपका एरर 0.2 आ रहा है, तो आपकी वैल्यू यू आर एक्सपेक्टिंग कि 9.6 से लेकर के 10 दोनों के बीच में होना चाहिए. एंड इफ यू आर गेटिंग 9.7 देन यू आर डूइंग द करेक्ट एक्सपेरिमेंट इवन दो यू डोंट गेट द 9.8 वैल्यू. बट एरर आपका अगर 0.2 है तो 0.2 प्लस एंड 0.2 माइनस, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, उसके बीच में अप्लाई करो, यानी 9.6 और 10 के बीच में आपकी वैल्यू आ रही है and you are getting 9.7, so it is okay. So this is something like a absolute error, how much you are deviated from the mean value or the true value. Then there is a relative error. Relative error is actually something like similar kind of thing. अगर ये तो हमने सिर्फ डिफरेंस लिया ना, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू की है. यहाँ पे इस डिफरेंस को, this difference is how much with respect to your true value. जैसे एग्जांपल के लिए 20 rupees is how much of 100? So 20 by 100, 20%. yes, 1 by 1. you can say the answer in percentage also or in a relative term. So relative term is when you divide by the true value. तो आपका जो डेल्टा ए आया था उस डेल्टा ए को आपने ए से डिवाइड कर दिया. ए नॉर्मली हम ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू लेंगे. So that is your relative error. How much in terms of A, how much is that? 5% एरर आ रहा है, 10% आ रहा है, तो नॉर्मली हम बच्चों को 10% एरर तक के लिए एक्सेप्टेबल आंसर को हम ले लेते हैं कि भाई चलो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस 10% चलेगा, तो इतने तक हम एरर अलाउ कर देते हैं. लेकिन दैट इज अ वेरी बिग वैल्यू, बट कोशिश करो कि 5% या 4% के आसपास ही रहे. दैट इज अ मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू. बट क्लास में हम 10% कर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उतने एक्यूरेट नहीं है.
देन यू हैव द सेम वैल्यू रिप्रेजेंट इन परसेंटेज फॉर्म। तो आपने उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि ये वैल्यू हमेशा छोटा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन गेट मैक्सिमम 100% एरर or minimum 0% error. So between that value, any value could be there. So that just multiplying with the 100, this relative error multiplied with 100, that is your percentage error. Then relative accuracy. अब accuracy क्या है? जो error part था आपका, आपको 1 में से उसे माइनस, यानी आपका जो ये वाला टर्म है ना, this one, this is what? This is your delta A divided by A. So this is ER. So when you subtract, for example, if your error is 0.2% or 0.2 and a fractional value में कहा है, okay, मेरा error 0.2 है, और अगर इसको मैं परसेंटेज में देखूंगा 20% है, तो accuracy कितनी है? तो accuracy will be 1 minus this value. So that is how much? 80% time. So if I say this, how much accurate I am? 80% accurate, because I'm 20% wrong. Then only I can say 80% I am correct. So this is always in the terms की आपको यूनिटी में या 100 या परसेंटेज में 100 ही होता है, तो परसेंट का मीन्स एवरी 100, तो पर सेंट, तो एक सेंट में आपके किस ऑर्डर पे आप हो, 10% पे हो, 20% पे हो, किस ऑर्डर पे हो, उस 100 के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज व्हाट द एक्यूरेसी. उसी तरीके से हमारे पास परसेंटेज एक्यूरेसी है, यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 100, यू विल गेट आपका ये वाला नंबर आपका रिलेटिव एक्यूरेसी था, और ये जो 80% है दैट इज योर परसेंटेज एक्यूरेसी. तो these 4 parameters normally, or 5 parameters normally comes in the exam. आपको 2 वैल्यू गिवन होगी कि भाई किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट कर रहा है, ये ट्रू वैल्यू है, उसकी वैल्यू ये आई है. देन फाइंड द रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एक्यूरेसी एंड परसेंटेज एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी इज जस्ट 1 माइनस दैट हाउ मच रिलेटिव एरर यू हैव. जितना एरर होगा उसके अलावा जो बाकी है वो आपका एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेट हो आप. ओके, नाउ वी कम टू द लोडिंग इफेक्ट व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन इन द प्रैक्टिकल. और यही चीज आपको लिखी हुई वहां पे भी मिली होगी. yes, ऐसे ही कुछ. ये सर सेम टू सेम यही था, हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था. हाँ, सेम टू सेम यही लिखा हुआ था सर. आप ही दिए थे इसका मतलब. हाँ. अच्छा, अब पता चल दिया था. इसका सोर्स कहाँ से पता चल गया. Yes. Okay. So this is a loading effect normally in terms of electricity and I mean electronics case, not dealing with other things. पेंडुलम में आपको कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा, वहां पे भी हो सकता है लोडिंग. वहां की लोडिंग में बी दैट डिपेंड अपॉन द टेंशन और समथिंग एल्स, कि आपका जो वायर है, या पेंडुलम में तो खैर टेंशन भी बहुत फीजिबल है क्योंकि आप सॉलिड वायर यूज करते हो या सॉलिड रॉड यूज करते हो, यू डोंट हैव एनी टेंशन. ओके, सो कैन वी गो विद द क्लास. अगर ये बंद हो जाए तो ओके, बिकॉज माय मोबाइल इज वेरी क्लोज टू माय फेस, तो आई ऑलवेज वहां दिख रहा है मुझे. बट इन इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने a प्लस बी में कल मैंने समझाया कि लोडिंग वर्ड को हम कहाँ पे यूज करते हैं और किस सेंस में यूज करते हैं. मे बी a प्लस बी में तो हो गया, c प्लस डी में इफ आई आस्क यू, जो बच्चे मंडे कर रहे हैं लैब, द लोडिंग वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज अ एरर थिंग. आपने अगर कैलकुलेशन की होगी तो दैट इज अ एरर. आपने जो वोल्टमीटर यूज किया उसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट है, तो एक एरर कर रहा है वो, मेजरमेंट में एरर है. तो हम उसे एरर इफेक्ट या कुछ एरर मेजरमेंट या कुछ इस तरीके से नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? व्हाई वी आर सेइंग द लोडिंग वर्ड इज देयर? लोडिंग इफेक्ट तो कहीं उससे आ ही नहीं रहा है. लोडिंग इफेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन हम रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं? एरर्स निकाल रहे हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स एफिशिएंसी इज नॉट गुड, सो इट इज डूइंग अ रॉन्ग मेजरमेंट. बट nowhere when we are doing the calculation or when we are making the circuit, there is nothing concerned with the load. ये लोडिंग इफेक्ट का वर्ड मैंने a प्लस बी में तो समझा दिया है. c प्लस डी में have you got the idea why the word loading effect or loading word is there? कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, आपने कर लिया प्रैक्टिकल तो कोई दिक्कत नहीं होगी. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोडिंग? इवन ये लाइन भी पढ़ोगे, सामने जो लिखा है आपके डेफिनेशन या यू कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ लोडिंग इफेक्ट,
Still you don't able to get कि what is the load meaning is there. Loading meaning क्या है? Loading क्या हो रहा है? Load का सर meaning आप तो ही load बता दीजिए। लोड का सर मीनिंग मुझे लोड यही होता है। पता था कि वोल्टेज अगर मतलब हम लगाते हैं वोल्ट मीटर तो उसमें हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती, उससे थोड़ी डेविएटेड वैल्यू मिलती है, तो उसी को ही लोडिंग मतलब बोलते Okay. हैं। Okay. Whenever you have this kind of system, means you have resistance, you may have capacitor, you may have inductor, you may have any kind of system or elements in the circuit. And when you pass the current, आपका करंट पास हो रहा है उस पूरे सर्किट में, अगर सर्किट फंक्शनल है उसमें करंट जब तक नहीं होगा तब तक उस सर्किट का मीनिंग नहीं है। Whenever you have excess amount of current which is not permissible, for example, मैंने एक डिवाइस खरीदा जिसमें शॉपकीपर ने बोला भी इसमें करंट आप 1 एम्पियर दे सकते हो, उससे ज्यादा मत देना। उसने मुझे उस पे रेटिंग भी लगा के दे दी कि इट इज ऑफ 1 एम्पियर वायर, इससे ज्यादा इससे करंट नहीं होना चाहिए। And whenever I pass 1.5 ampere from that wire is overloaded. Electricity में loading word is connected to the current, neither connected to the voltage nor connected to the resistance or nor connected to the any element. It is only connected to the current. If you exceed any permissible value of current in any wire, any instrument, any supply kind of thing, any resistance, any capacity, any kind of element, even wire I am talking कि सिर्फ हम डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं ना ही एलिमेंट की बात करें, even wire, if you pass a current which is more than or exceeding the permissible value, then that system, that wire, that element, that instrument is overloaded. इलेक्ट्रिसिटी में लोडिंग वर्ड आ गया तो इसका मतलब आंख बंद करके हमें ये सोचना है कि करंट ज्यादा जा रहा है। लोड का मतलब करंट एक्सेस हो गया है, और जब भी ओवरलोड होता है देयर इज ऑलवेज अ आउटकम इज शॉर्ट सर्किट। आपका वायर जल सकता है, आपका कोई कनेक्शन लूज होकर के आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो दैट मे बिकम, या वायर कैन बर्न ऑफ। लोडिंग इज एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इन एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, दिस इज कॉल्ड लोडिंग। इसमें बहुत ज्यादा लोड हो गया है। लोड का मीनिंग लोड ही है, जैसे मास बहुत किसी के ऊपर हैवी आपने रख दिया तो इट इज ओवरलोडेड। ट्रक में आपने बहुत सारा सामान है, इट इज ओवरलोडेड। तो ओवरलोडेड यहाँ पे भी वही मीनिंग है। आपने किसी अल्लाह, हमारे पास जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ ये कहता है इफ यू अप्लाई वोल्टेज एंड इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस देन करंट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो दोनों पहले से ही अवेलेबल है, वोल्टेज अवेलेबल है, रेजिस्टेंस अवेलेबल है, करंट इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो जो कैलकुलेटेड थिंग है ना वो हमारा एक्सेस हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू व्हिच इज वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये करंट एक परमिसिबल वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन योर डिवाइस। इफ इट एक्सीड्स दैट इज कॉल्ड लोडिंग। तो यहाँ पे आपने अब देखो सारी कैलकुलेशन अब ध्यान से करना, जो आपने पहले से भी की हुई है, अब उसको याद रखना कि कैलकुलेशन आपने क्या की थी। इफ यू हैव अ वोल्ट मीटर विथ लो सेंसिटिविटी, जो आपके एग्जांपल में याद दिया हुआ है, this one, and one voltmeter which is of high sensitivity, this one. Just एक second. And ये sensitivity भी अभी क्लियर हो जाएगा कि sensitivity का मीनिंग क्या है। This is something like for any instrument if you have a range, for example, इस sensitivity का पहले मीनिंग समझ लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा हमें। If I have an instrument which measure from 0 volt to 5 volt, ठीक है, हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, 0 to 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट मीटर है, एक की सेंसिटिविटी ये है और दूसरे की सेंसिटिविटी ये है। ये भी हमारा उतना ही मेजरमेंट कर रहा है 0 to 5 वोल्ट, और दूसरा भी हमारा 0 to 5 वोल्ट ही मेजरमेंट कर रहा है। बट फॉर एवरी वोल्टेज इट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम, यानी 1 किलो। मींस फॉर 5 वोल्ट इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 5 into 1000 is 5 किलो। इसको हटा देते हैं, 5 किलो ओम हो गया। ठीक है, ओके। यस सर। Yes, sir.
सर when you इसका come मतलब ये हो सकता है क्या कि अगर पॉइंटर 1 वोल्ट पे पॉइंट कर रहा है तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस उसे लग रहा है वो 1000 वोल्ट है? नहीं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो हमेशा ही उसमें रहेगा, जिस रेजिस्टेंस से करंट पास हो रहा है वो यही है। नीडल कितना मूव कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट केस, हमेशा ये लगा रहेगा। वोल्ट मीटर का जो आप डायग्राम अभी आगे देखोगे ना कि वोल्ट मीटर का एक्चुअली पिक्चर है क्या, तो ये रेजिस्टेंस हमेशा ही टोटल उस डिवाइस के साथ अटैच्ड है। तो current is always passing from this, it is not passing from 1 kilo only, it is passing from 5 kilo every time, even if you measure 0 volt, measure 1 volt, measure 2 volt, 3 volt, whatever. तो सर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है इसमें? हाँ, अभी तो सिर्फ हम सेंसिटिविटी को देख रहे हैं, हम अभी इसको कनेक्ट भी नहीं कर रहे किसी से, हम सिर्फ देख रहे हैं कि उसका अगर हम बाहर से उसका अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उस वोल्ट मीटर का, तो आई विल गेट दिस वैल्यू। एंड व्हेन यू कम टू दिस पर्टिकुलर व्हिच इज अ हाई सेंसिटिविटी, per volt 20 kilo, it means 20 kilo into 5, so that is around 100 kilo. Okay, and if you measure a current, ultimately तो current ही measure कर रहे हो, current को आप voltage के sense में measure करते हो, but the basic thing is actually the current is passing from these two instrument, है ना। और नीडल को मूव करने के लिए, अगर नीडल को मुझे इसके नीडल को मूव करना, तो मुझे थोड़ा सा करंट का वेरिएशन देखना पड़ेगी कितना, वो हम सर्किट में भी डिटेल में पता चले आएंगे कि क्या है। बट वॉट एवर, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू दिस वन, and if I pass a certain amount of current, say 1 milliampere in both the case, दोनों केसेस में मैंने 1 milliampere पास किया, या हम 1 milliampere भी छोड़ देते हैं, हम करते हैं कि हमने 4 वोल्ट मेजर करना है, तो 4 वोल्ट के लिए एक रिस्पेक्टिव करंट होगा जो इस इंस्ट्रूमेंट से पास होगा। If the resistance is less, it will be overloaded. If the resistance is more, आपको अगर वोल्ट मीटर का पिक्चर अगर ध्यान हो तो कैसे मेजर करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये होता है, यानी Yes, करंट sir. एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। यहाँ 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 4 वोल्ट इंटू सम रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ से करंट मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये 4 वोल्ट से डिक्रीज हो जाएगा इफ आई चेंज दिस करंट वैल्यू। टोटल करंट ये आ रहा है, यहाँ पे एक मिनिमम जिसको हम मीटर करंट कहते हैं, यानी मीटर से भी कुछ करंट पास हो रहा है। बाई चांस इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस करंट, यानी जब लो सेंसिटिविटी का आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम है, तो इट विल ड्रॉ मोर करंट, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इट विल ड्रॉ लेस करंट, और जब भी मोर करंट जा रहा है तो इट मींस इट इज ओवरलोडेड। तो लो सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट जो भी है आपके वोल्ट मीटर या एमीटर या ओम मीटर, जब भी वो लो सेंसिटिविटी वाले होंगे तो इट विल ड्रॉ मोर करंट देन इट्स एडमिसिबल वैल्यू, जितनी उसकी अलाउड वैल्यू है ना उससे ज्यादा वो ड्रॉ करेगा, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस कम है, उसका रेजिस्टेंस इसके हो सकता है कंपैरेबल हो जो आपका सर्किट में लगा हुआ है। तो करंट का तो सिंपल फंडा है, जहां पे कम मिलेगा रेजिस्टेंस उधर चला जाएगा वो तो हमेशा ये चेक करता है ना, उसके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता, बट व्हेनेवर इट स्टार्ट ट्रैवलिंग इट ऑलवेज चेक कि सर्किट में मुझे कहाँ कितना जाना है, कुछ पार्ट इस सर्किट के इस पार्ट में जाना है, कुछ उस, इट जस्ट डू द कैलकुलेशन रफली। सो whenever this value is low, यानी लो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपका अगर वोल्टमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो करंट के चांसेस इंक्रीज होने के ज्यादा हैं, यानी लोड हो जाएगा ये वोल्टमीटर, that voltmeter will accept more current and it will get overloaded. So the result which you are getting in the calculation, the error which you are getting, it is due to the loading effect. उसको आपने लोड कर दिया, जितना चाहिए था करंट उससे ज्यादा दे दिया आपने वोल्टमीटर को, तो ओवरलोड हो गया, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। सर करंट ज्यादा जाएगा तो फिर वोल्ट डिफरेंस क्यों आ रहा है वैल्यूज में, एरर क्यों आ रहा है? बिल्कुल आएगा, आप मेजरमेंट करो ना, एरर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो, इसके लिए जो अलाउड करंट था उससे ज्यादा हम पास कर रहे हैं इससे, तो नीडल वही डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा कभी भी, नीडल विल शो द डिफरेंट वैल्यू। ओके सर, करंट एक्चुअली ज्यादा चला जा रहा है इसलिए। हाँ, अब कैलकुलेशन पे अगर आते हैं, आपको ऊपर में डेफिनेशन भी एक बार ऊपर दिखा देता हूँ पहले,
पहले डेफिनेशन मैंने कुछ लिखा है या सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है? मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन। बोलो। सर प्रैक्टिकल लैब में अभी तो हम लोग जैसे वोल्ट मीटर से हम लोग जैसे मतलब मेजर करते ना कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है। तो सर अगर वो लोड हो जाएगा तो सर हम लोग पता कैसे चलेगा सर कि मतलब ये लोडिंग इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा सर? आप अपना एक तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका क्या वोल्टेज आना चाहिए, ड्रॉप क्या होना चाहिए, वो तो आपको क्लियर है। अगर आपने बैटरी वो लगा तो सर सही है, बट जैसे मान चलो कोई मतलब प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सब थोड़ी करेंगे। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं पता है कि बैटरी कितनी लगी हुई है, रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। हाँ सर, डायरेक्ट वोल्ट मीटर लाए और नापना चालू कर दिया। इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप ये श्योर हो कि आपका वोल्ट मीटर बहुत अच्छा है, उसका रेजिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट है या इट इज इन सेवरल मेगा ओम्स है, तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। नॉर्मली क्या होता है कि आप जितने भी मेजरमेंट करते हो, अगर आप किलो ओम तक मेजरमेंट कर रहे हो, यानी किसी सर्किट में आपके पास किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रफली दिस इज व्हाट वी कैन टेल द स्टूडेंट कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। किलो ओम से नीचे है तो फिर तो आंख बंद करके कोई भी मल्टीमीटर यूज कर लो, कोई भी वोल्ट मीटर यूज करो, इट इज नॉट गोइंग टू शो एन एरर। कोई भी वोल्ट मीटर यूज कर लो, एरर नहीं दिखाएगा, उसका वैल्यू उससे ज्यादा ही जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना, जो हमारे प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होते हैं, they are made with the 100 or something which is 50 मेगा ओम्स या मिनिमम भी कह लो तो 10 मेगा ओम से स्टार्ट होता है उनका रेजिस्टेंस। ये रफ वैल्यू होती है, किलो ओम वाले बहुत कम होते हैं, या हार्डली कभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कि वोल्ट मीटर जिसका कि हमने किलो ओम का रेजिस्टेंस बना रखा हो, या 100 किलो या 50 किलो। सेवरल टेंस ऑफ मेगा में स्टार्ट होता है, यानी 10 मेगा, 50 मेगा, 100 मेगा और गीगा के आसपास की वैल्यू होती है। तो आई एम श्योर कि जब तक मैं 100 किलो ओम का कोई रेजिस्टेंस मेरे सर्किट में अटैच्ड है, उसके अक्रॉस में वोल्टेज मेजर कर रहा हूं, तो आई एम एक्यूरेट। एंड व्हेनेवर यू इफ यू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ मेगा ओम्स, देन यू शुड यूज एटलीस्ट 2 डिफरेंट वोल्ट मीटर। एक तो आप नॉर्मल यूज कर सकते हो, जो कि मार्केट में मिल जाते हैं 600-700 रुपए के, उतने एफिशिएंट नहीं होते, बट दे गिव यू गुड एक्यूरेट पिक्चर। And then we have another voltmeters which is very costly, and they roughly give you infinite resistance, so they are very precise. Means if you vary your resistance from micro ohm to several mega ohm, that is not going to give you error, because those voltmeter is very good, they are very precise. 700 में हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ that comes around 5 to 6 lakh, that also measure the voltage only. सर हमारे कॉलेज में कौन सा है? हमारे कॉलेज अभी तो सारी कहानी मैनेजिंग कमेटी में पैसे नहीं देती हमारा सारा पैसा यूजीसी से आता है। सारी कहानी मैंने बता दी, फिर भी पूछ रहे हो हमारा कौन सा है। तो नॉर्मली फॉर रिसर्च पर्पस वी यूज दोज वोल्ट मीटर। तो जब हम वोल्ट मीटर महंगा वाला लेंगे ना, अच्छे वाले जो बड़े भी होते हैं, हैवी होते हैं, एंड दैट इज रन बाय प्रोसेसर, इट इज नॉट सिंपल एनालॉग वोल्ट मीटर, दे आर रन बाय प्रोसेसर एंड दे डू द वेरी प्रिसाइज। आपका वोल्टेज मतलब आप ये समझ लो कि नैनो ओम से मेगा ओम तक आप वेरी कर लो, स्टिल इट विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट। तो वो पॉसिबल तभी जब आपका, तो वो दैट कम्स इन अ वेरी हाई कॉस्ट। तो नॉर्मली लैब में हमारे लिए क्या, हम तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 10 किलो 50 किलो तक का वर्क करते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होते नहीं है, मेगा ओम के रेजिस्टेंस हम यूज भी नहीं करते हैं, एंड दैट इज नॉट यूज फॉर आवर पर्पस, बिकॉज हम कितने लो करंट से डील कर रहे हैं, लो वोल्टेज से डील कर रहे हैं, तो लो रेजिस्टेंस में हमारा काम हो जाता है। इफ यू आर डीलिंग विद वेरी हाई वोल्टेज, देन यू नीड हाई रेजिस्टेंस ऑल्सो। अगर आप हाई वोल्टेज से डील करते हो ना, तब आपको हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो। तो फॉर योर पर्पस यू इवन इन द कॉलेज व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है ना, जब हम फिजिकली भी एक्सपेरिमेंट ये करते थे लैब में, तो द ग्राफ मैचेस परफेक्टली, क्योंकि हमारे सारे मल्टीमीटर मेगा ओम्स 100 मेगा ओम के होते हैं उनके रेजिस्टेंस, और हमारे पास रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है सर्किट के बनाने के लिए, वो हमारे पास मेगा ओम का नहीं होता है, वो हमारे पास किलो ओम के होते हैं। तो वी नेवर गेट द लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लो सेंसिटिविटी का हमारा वोल्ट मीटर चाहिए। तो लो सेंसिटिविटी वाले वोल्ट मीटर होते ही नहीं हमारे लैब में। इवन जो 600-700 के भी आ रहे हैं, दे हैव अ गुड सेंसिटिविटी, ऐसा नहीं कि वो खराब होते हैं, दे आर गुड सेंसिटिव वोल्ट मीटर।
हाँ बताओ, अब बताओ क्या डाउट है। लोडिंग इफेक्ट का हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं अगर होता ही नहीं है तो? अभी किया तो नहीं, फिर मैं करवाता हूँ ना। आई ब्रिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो and we make the series combination of those and we try to increase up to 10 किलो और 200 और समथिंग लाइक दैट। अगर 100 किलो का मुझे मिल जाता है तो मैं 2 3 4 लगा करके एटलीस्ट 0.5 मेगा तो बना सकता हूँ। यस मैं करवा रहा हूँ तो मैं करवा दूंगा, मेरे कहने का मतलब ये है। आई कैन नॉट अश्योर अबाउट अदर्स, बट मैं करवा रहा हूँ तो आई विल शो यू द रिजल्ट कि ये रिजल्ट आ रहा है, ये आएगा ही ऐसा रिजल्ट। सर एक और थोड़ा डाउट है। जैसे सर पहले मतलब हमारे साइड तो पहले स्टेबलाइजर वगैरह लगाते थे सर, मतलब तो सर वो कैसे पता चलेगा कि सर कभी डिफ्लेक्शन चालू हो गया है इस घड़ी का? किसमें? जैसे मान के चलो कभी लाइट ज्यादा कभी कम, और तो मान के चलो बस जब फिर। भी स्टेबलाइजर होते हैं उसमें आपके पास छोटा सा एक मीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर। हाँ वो एक सुई वगैरह भी उसमें डिफ्लेक्शन शो करती है। हाँ तो वो अ, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, वो कई बार फ्लक्चुएशंस होती रहती है तो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो वो तो शो करता है, डिफ्लेक्शन तो शो करता है। मतलब यू वांट टू आस्क कि कितना वोल्टेज वो दे रहा है या क्या कर रहा है, मतलब नहीं एक्चुअल। सर, मैं मतलब कि हमारा सही है, मतलब डिवाइस की फिर मतलब वो खराब हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा उसमें? वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। खराब तो हो ही जाता है ज्यादातर। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, स्टेबलाइजर ऐसी चीज होती है कि आप वहीं लगाते हो जो इंस्ट्रूमेंट आपके रेगुलर चल रहे हैं। तो जब रनिंग उसमें है ना तो हमेशा हर एक डिवाइस का एक लाइफ टाइम होता है, उस पर लिखा होता है कहीं ना कहीं कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो इतना है। यानी इफ यू यूज कंटिन्यूअसली, इफ यू पास अ करंट ऑफ दिस मच वैल्यू, इट विल डाई आउट इन दिस मच ऑफ डेज। वो हमेशा मेंशन्ड होता है। बहुत लोकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं मेंशन होगा लेकिन किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होगा। The running working time of this instrument is this much of hour or this much of years, it is always mentioned। तो उसके बाद उसको खराब होना ही होना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता उसे, बिकॉज आपने करंट कंटिन्यूअसली पास कर रहे हो उससे, तो बाद में जाके उसके वेयर एंड टेयर होने ही है। उसका जो वायर है ना, वायर का इंटरनल स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, तो इट विल नॉट ऑफर दैट मच ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस धीरे 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 इंक्रीज होगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इट विल डिमांड मोर करंट के, अगर आपको वही डिफ्लेक्शन चाहिए तो धीरे धीरे वो खराब होना ही होना है। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो हो जाता है, खराब हो जाता है। मैक्सिमम स्टेबलाइजर आपके 2 3 साल के बाद वो रीडिंग नहीं दिखाता है, वो खराब हो चुके हैं निडल। और उसका रीजन ये भी होता है कई बार आपकी फ्लक्चुएशन हुई होगी, सडनली हाई करंट पास हुआ और कहीं से ब्रेक ऑफ हो गया। तो चेक करने का एक ही तरीका है, इफ यू हैव अ मल्टीमीटर, चेक द कॉन्टिन्यूटी। अगर वायर की कॉन्टिन्यूटी है तो आपको जीरो रेजिस्टेंस के आसपास की वैल्यू दिखाएगा। जीरो रेजिस्टेंस तो होते नहीं है, बट वेरी लो रेजिस्टेंस इट विल शो यू। अगर कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट हो गया तो इट विल शो यू द ओपन सर्किट, कि आपका जो भी डिवाइस है ओपन सर्किट में चला गया, यानी कहीं से ब्रेकेज हो गया। तो वो एक चेक करने का तरीका होता है इफ यू हैव द मल्टीमीटर। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि आप देख करके पता कर लोगे कहाँ पे टूट गया वायर, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे अब हम नहीं जाएंगे इस वाले केस में, क्योंकि कैलकुलेशन आपने क्लास में बहुत कर लिया है। दो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और दोनों के वो भी कर लिए कि नेट वोल्टेज क्या है, एंड दिस इज द सर्किट एंड दिस इज हाउ यू मेजर द लोडिंग। ए बी वाले में मैंने क्लियर कर दिया था कल ही, तो दोबारा हम नहीं जा रहे हैं। बट अब हम वोल्ट मीटर के डायग्राम पे जाएंगे कि व्हाट इज अ वोल्ट मीटर एंड हाउ वी मेक द वोल्ट मीटर। एनालॉग वोल्ट मीटर पहले डिस्कस करेंगे, बाद में डिजिटल पे जाएंगे। तो पहले एनालॉग वोल्ट मीटर डिस्कस करते हैं, एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट इट हैव, एंड how we do the measurement, and what is the sensitivity, and how we can change the range of the voltmeter. That is also one experiment which we can perform, but वो भी देखेंगे कैसे हम परफॉर्म करते हैं। So the calculation is clear to everyone। इसमें कोई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, एक्चुअली करना कुछ नहीं है। जब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इसके कंपैरेबल हो जाता है तो दे बिकम, मीन्स यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। जब तक ये बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 100% या 100% नहीं, एटलीस्ट नॉट 100 टाइम्स और एटलीस्ट 50 टाइम्स मोर देन दिस, देन यू कैन अज्यूम कि ये इस सर्किट में नहीं है। दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का सिंपल रूल है, whichever is lowest that is your answer। पैरेलल का सिंपल रूल है, इफ यू हैव 2 3 4 5 hundreds of resistance in parallel, the least resistance will decide the net value।
तो बाकी जो हाई रेजिस्टेंस है उनका कोई रोल नहीं होता है। रोल तब होता है जब कंपेरेबल होते हैं। इफ इट इज 10k, then it is 5k. But as it goes on increasing, then you will reach to this value only. तो धीरे धीरे अगर ये 100k है तो आप 10k नहीं तो आप 9 point something k पे पहुंचोगे, और बढ़ा दो तो ये रफली 10k के आसपास जाएगा। ये अगर बहुत ज्यादा है तो इसमें से क्या करंट पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है, वो मेरे लिए इमटेरियल है। बट वो वोल्टेज मेजर कर लेगा। वोल्टेज मेजर करने के लिए उसको करंट तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज ऑब्वियस, बट इट विल नॉट टेक मोर करंट फ्रॉम दिस पार्ट। जो ये इनपुट आ रहा है ना यहाँ पे, उससे ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगा। इट विल ड्रॉ द करंट ओनली दैट अमाउंट which will help it to move the needle. Okay, so whenever they are comparable, then only you will see the loading effect. Comparable means good amount of current is passing through this also, and good amount of current is passing through this also, means this voltmeter is overloaded. It has more current. Overload means it has more current, and if the resistance increases, it will have less current, so that is working fine. So this is what the calculation is there, and then we can go for, I think this is the end for this particular first unit, you can say first topic actually, concerned with the errors which you measure in the, now we come to the analog. अच्छा मल्टीमीटर मैंने लिखा है, बट एनालॉग मल्टीमीटर का बेसिक डायग्राम है। analog, not the digital. Digital you have a display system, but analog में we have a needle system, and that needle is moving. So this is a basic design. और ऊपर मैंने लाइन भी लिख दे, देखो ये रहा, you generally don't अच्छा don't do this in the lab, but you, इसमें मैं करेक्शन करूंगा यहाँ पे, used analog voltmeter, ammeter and galvanometer. नॉर्मली बहुत कम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, हम स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में यूज करते हैं, बाद में तो हम डीएसओ पे चले जाते हैं। तो डीएसओ हमारे सारे पर्पस को सॉल्व कर देता है, वोल्टमीटर की तरह भी वर्क करेगा, आपको सिग्नल भी शो कर देगा, तो दैट इज मोर वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। So we don't use these kind of instrument, but है हमारे पास। Let me just show you कि what is this one and what are the different component we have. So a typical voltmeter, let me show you animation also, what are the different things we have in the voltmeter. यहाँ से मे बी क्लियर नहीं है, और 12th में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा इसको लेकर के, 12th में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। हाँ 12th में था ना ये। Yes, sir. So what are component we have? This 12th में कहाँ है ये? सर लेकिन ये 12th में ही मल्टीमीटर होगा। है ना? और But sir, this is multimeter. We have studied galvanometer. galvanometer. We have studied. एक्चुअली वोल्टमीटर मल्टीमीटर का ही पार्ट है, आपके अलग कुछ नहीं है। एक सेकंड वेट करो। Okay, sir. तो हम वोल्टमीटर, एमीटर और ओमीटर को तीनों करेंगे, फिर तीनों को एक साथ क्लब कर देंगे, एंड व्हेन वी क्लब दैट इज योर मल्टीमीटर व्हिच कैन परफॉर्म सेवरल थिंग। Okay, so I just share you what the things we have in the voltmeter. Okay, so the basic design, we have some important components. बाकी तो सारे नट बोल्ट हैं और improvement है in the arrangement, but basic things which we require to make a voltmeter. The first thing is that you need a spring kind of this is called a coil, a spring coil. जो आपको बैक में दिखा ना, ये this one, this is a spring. And you have already seen these spring in toys. अब बहुत सारे खिलौने अब तो नहीं आते हैं, अब तो सब फ्रिक्शन वाले आते हैं। फ्रिक्शन वाले जब कार को आप थोड़ा सा हार्डली रब करते हो फ्लोर पे तो इट मूव्स, तो थोड़ा फ्रिक्शन वाले टायर्स आ गए, थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। बट हम तो जो जिन टॉय से हमने खेला है उसमें की होता था,
if anyone have that toy, की होता था, उस की को, हाँ सर देखा है ये, है ना? उस टाइप और का जो आप बता रहे हो। हाँ, कभी आपने टॉय खोला होगा तो उस टॉय में आपको ये स्प्रिंग दिख जाएगा। वो मेटेलिक शीट से बना होता है, बहुत हार्ड शीट होती है, स्पाइरल फॉर्म में दे आर coiled, and one end is fixed and one end is free to move. But whenever you rotate that, the spring is becoming a tension and it squeezes. And when you lose the key, it relaxes. This is what the purpose of this particular coil. आप इस coil के center वाले part को आप rotate कर सकते हो, और फिर जब release करोगे तो it will come back to its relaxed position. तो एक spring की तरह ही behave कर रहा है, but this is called as a spiral spring. That is not a lengthwise spring, it is a spiral form of spring. So this purpose of this is similar kind of spring. जैसे spring में होता है ना, आप mass वे लगाओगे तो नीचे आएगा, फिर उसको वे को हटाओगे तो it will relax back. The same thing which we require in the voltmeter. Then the second part which is important is a coil, and that coil is means it is on a that coil, this red one is being wounded on a something like a winding we are doing on the iron core. Means normally we use iron, but very light kind of iron, means it is not very heavy, we have to move that also, so it is very light. So that small circular bob is there. Actually that bob has to capture all the magnetic field. So this is a coil, it has a n number of turns, and the wire is connected here, and these are the n terminals for this one, and this is a metallic system which can capture the magnetic field. Sir, Then is it you cylindrical or spherical? No, it is spherical, purely spherical. Okay, sir. Bob, simply a sphere. Then you have magnets, and that magnet is actually a permanent magnet. Horseshoe use कर सकते हो, bar magnet use कर सकते हो. Normally horseshoe use होता है. So these are magnets and they have good amount of field, at least a Tesla or less than half of Tesla. Tesla बहुत ज़्यादा field नहीं होता है, but Tesla से थोड़ा कम. गॉस में नहीं रख सकते हो, गॉस में फिर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो एटलीस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टेस्ला यू हैव टू कीप. एंड देन you have a needle which is connected to this bob or the coil system. आपके coil और bob है, क्योंकि coil को आपने वाइंड किया है bob पे, तो bob का मोशन या coil का मोशन, वो दोनों आपके needle का भी मोशन जनरेट करेंगे. Needle is connected to that one, and when you pass the current it will move. Motion इसमें possible नहीं था PPT में. And you have the this scale, and that scale you have all the readings. ठीक है, तो इसको अभी हम बंद करते हैं. अब हम अपने बेसिक डायग्राम पे आते हैं. ये तो सिर्फ एक आपको पिक्चराइजेशन के लिए शो किया था कि दिस इज व्हाट द व्यू ऑफ वोल्ट मीटर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो सर. यदि मैंने ये अज्यूम किया कि जो वोल्टमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो सर उसमें से नो करंट, कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो सर ये नीडल मूव कैसे होती है फिर? मतलब किसमें से मैं समझ नहीं, किसमें इन्फिनिटी कह रहे हो? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. हाँ, इन्फिनिटी नहीं होता ना, इन्फिनिटी होता नहीं है, बहुत ज्यादा होता है. नहीं सर, अज्यूम हाई वैल्यू होती है. assume ideal case है ना. Ideal case is not a practical case. When you make a voltmeter you have to make a resistance and you have to pass a current, otherwise needle तो move ही नहीं करेगा. Okay, this in these two होगा तो मूव नहीं करेगा, है ना? हाँ, infinity तो कर ही नहीं सकते हम. Infinity कहने के लिए है, it is ideal case. You can only find those infinity in the multisim. You cannot find in the labs. It is never infinity. It will approach to giga or tera ohm, but it cannot be infinity. But giga tera ohm पे जाने के लिए आपका नीडल का मोशन आपके नैनो या पिको एम्पियर पे भी वर्क होना चाहिए. So you need a very light material which can move that particular needle. इतने कम करंट पे आपका मोशन अगर देखना है तो it is you need a very fine instrument. Then you cannot have analog, you can only have the digital, because digital understand pico and nano ampere current. वो उसमें सिग्निफाई कर लेगा, डिफरेंस कर लेगा,
और it can give you the result. तो इसलिए high precision में आप analog को छोड़ करके digital में चले जाते हो. Okay, we have in this diagram we have a spherical, and this also we have a cylindrical also. If you can have a cylindrical bob also, means bob nahi, cylindrical metallic system, and on that the wire is been winded, and this is the needle, and this is the coil which they have shown, this coil, the spring coil. So these are the basic things which you have to have in a voltmeter, or even in ammeter, or even in a ohm meter, और तीनों को मिला दो तो that is a multimeter. तो multimeter अगर analog है तो ये basic system होने चाहिए. These things should be there because, and the current has to be there. Current हमें pass करना है, otherwise needle is not going to deflect. अब coil और magnet का system आपको clear है. Whenever a current is passing through a coil, it will experience a force. If it is kept in a magnetic field, so it will move, it will rotate. This is what the basic principle is. There is a magnet, magnetic field is there. There is a coil. In that coil you have a current, and whenever you have a current carrying element in a magnetic field, it will experience a force and it will try to move. अगर आप वैसे तो move करेगा, लेकिन आपको अगर उसके एक point को fix कर दिया तो it will have a rotation option only. Movement तब होगा जब वो free होगा. But one point has been connected, central point को आपने connect कर दिया, तो it can only have the rotational effect. तो rotational effect means needle can move, और उस rotation को हमें calibrate करना है, and your voltmeter will be designed. कितने current पे कितना angle move करेगा, that calculation you had to do, और वो calculation अगर आपने कर लिया तो you can mark the different readings on the voltmeter. So I just show you the voltmeter also. I have bought a voltmeter from the lab. खराब वाला नहीं था, उसको मैं ओपन नहीं कर पाया. Otherwise सारे सिस्टम को ओपन करके we could have seen that also, and you may able to see the bob and wire also. So let me just share that. Okay. So this is the voltmeter. This is DC moving coil. It is a DC and it is based on a moving coil. And if I zoom it a better clear view, are you able to see the थोड़ा सा blur हो रहा है? Yeah. Yes, sir. The gap in which you are able to see a copper kind of copper color, meaning something like a brownish color. That is Yes. a coil. Yes, And sir. that winded on the bob. I can see the bob. This is a cylindrical one. A shiny thing. थोड़ा सा मैं zoom out of zoom करते हैं. This one. And needle is connected to that. Needle ये रहा. थोड़ा सा अनजूम करके अब थोड़े से ऊपर एक सिंबल्स हम देख लेते हैं क्या सिंबल्स है. नॉर्मली आपको डीसी moving coil में आपके पास this one. There is a U shape, an inverted U shape है. ठीक है? That inverted U shape is signifying कि इसमें horseshoe magnet use हुआ है और permanent magnet है इसमें. This one. Yes, sir. This is I think connected to coil. I don't remember. I think it is coil or needle is connected to something like that. If I get the clear for this vertical symbol, but that is not DC. आप ये मत ध्यान रखना कि वो DC के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक आपका T है, inverted T. And some things are written that it is what kind of instrument it is and how much voltage it can sustain, around 1000 volt. And these are the serial numbers. And this is नीचे line भी नहीं बनी है. Volt के नीचे normally आपने class में पढ़ा हो कि हमेशा एक dash line बनी होती है, that is concerned with the DC. और अगर आपका sine wave बना हुआ है, that is concerned with the AC voltmeter. But it is already written a DC voltmeter. So even if you permit me, I can show you the measurement also because I have a battery and I can show, but that Yes, is not. sir. Huh?
यस If you यस want सर, to, यस सर, श्योर यस सर सर। दिखा दीजिए। Yes, sir. sir, please, sir. let me just wait for a minute. लैब में हो क्या सर? घर में लाए हैं ये सर घर पे लेके गए। क्या Sir, का घर है। सर घर पे ही लिया है लैब। Sir, your house is very beautiful. तो आई कैन आस्क यू, मतलब बच्चों से मैं पहले भी लैब्स में पूछता रहा हूँ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो विच इज वेरी वर्सेटाइल, जैसे ब्रेडबोर्ड है और मल्टीमीटर है। ये दो ऐसे चीजें हैं जो आप ले सकते हो। कुछ रेजिस्टेंस आप लैब से भी इशू करवा सकते हो एंड यू कैन हैव दोस वैल्यूज और घर पे मेजर कर सकते हो। ये देखो, ये मेरे पास बैटरी सिस्टम है एंड बैटरी 2 बैटरी है, रफली 3 वोल्ट का सिस्टम होना चाहिए। बहुत पुराना तो उतना होगा नहीं। आई हैव कनेक्टेड द टू, these are crocodile plug. These are crocodile. They behave like a crocodile. Yes, this is called crocodile plug only. Crocodile. And we have banana plug also, but banana will help us नहीं. And these are the knobs which you have to open it. And let me just see which one is negative or positive. Let me just first connect it. This is how we connect the crocodile to one of the terminal, and this is to the other terminal. Needle is moving backwards and after the polarity. ये क्या क्या है? वोल्ट मीटर है और क्रोकोडाइल पिन वाला तार है। Yes. और सर Value, क्या है वो? बैटरी। ये बैटरी सिस्टम है। एक सेकंड वेट करो। कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया हमने। नहीं, मैंने वोल्टेज डायरेक्ट मीटर कर रहा हूँ ना। वोल्ट मीटर कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सोर्स। सर आप क्या कह रहे हैं? ब्रेडबोर्ड वगैरह हम लोग लेके रख लें घर पे? उससे फिर आपके पास ना सर्किट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इफ यू हैव दोस सर बट टीचर्स तो ऑनलाइन बताएंगे तो उस पे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। वो उससे भी मतलब, लेकिन अगर आप टीचर को ये बोलते हो कि मेरे पास सारा सामान है, तो मतलब हमें खरीदना पड़ेगा ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड इज नॉट कॉस्टली, इट इज हार्डली फ्रॉम, इट स्टार्ट फ्रॉम 250। सर लेकिन वायर्स भी तो चाहिए ना, बाकी चीजें। सब कुछ आपको सारा सामान 1000 रुपए में कंप्लीट हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। Value is very low actually. If I could show you, a needle deflects a rate because this voltmeter is of 30 volt range. तो हमारे पास ये पुरानी बैटरी है and you can see the needle deflection when I connect. Very small deflection it is showing actually. Yes sir. Very small. Yes, sir. It's not due to the motion, but to this one. इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहीं कनेक्ट करता हूँ। This one. Very small deflection, if you can see that. मल्टीमीटर ले ले तो? मल्टीमीटर इज वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। यू कैन डू, मींस आपको अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है, तो वो सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। मल्टीमीटर दैट इज व्हाई दिस एनालॉग वोल्टमीटर अगर अलग अलग लेने से अच्छा एक ही ले लें। हाँ यस, वोल्टमीटर तो आपके सिर्फ अगर कॉलेज में आता है तो वोल्टमीटर खरीदने की जरूरत नहीं है। वोल्टमीटर आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी एनालॉग तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मल्टीमीटर यू कैन हैव एंड दैट्स मतलब सर जनरली हम लोग के पास मल्टीमीटर होना चाहिए ना, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, अगर देखो कॉस्टिंग इशू है तो मैं किसी को कंपेल नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कॉस्टिंग इशू नहीं है तो यू कैन हैव दैट मल्टीमीटर। और ब्रेडबोर्ड आपका 250 और 300 के राउंड अच्छे वाले आ जाते हैं।
मल्टीमीटर आपके 700 से स्टार्ट होंगे, तो 1000 तो ये हो गया जो आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए। एक तरीके से ब्रेडबोर्ड है एक्चुअली, it is very good thing on which you can make the circuit very easily, and good complicated circuit you can make. There is so many सर ये सब connection. किस तरह की शॉप्स पे मिलता है? ये सब किस तरह की शॉप्स पे मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या सर? जहाँ टीवी भी मिलता है उस तरह से? हाँ वो नहीं, वो टीवी नहीं, वो वाले नहीं, बिजली की दुकान, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एक तो टीवी वालों ने कैप्चर कर लिया है कि जो है अपना नाम इलेक्ट्रॉनिक्स रख देते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न विद द दो शॉप व्हिच इज, अगर आप दिल्ली में पूछ रहे हो तो दिल्ली में आप चले जाओ, अगर जा सकते हो तो आई कैन नॉट कंपेल यू, बट चांदनी चौक में एक है भागीरथी पैलेस, या भागीरथी के नाम से ही है कुछ, जो आप इंडिया गेट देखते हो ना, सॉरी इंडिया गेट नहीं है, लाल किला, तो लाल किला Yes, के sir. तरफ से आप जब चांदनी चौक का व्यू लेते हो, जो बीच वाला रोड है आपका सबसे मेन रोड है, उस रोड पे आप अगर लाल किला की तरफ खड़े हो तो इस तरफ आप देख रहे हो तो आपके पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा चबूतरा जैसा है, थोड़ा ऊपर चढ़ करके, एक तरफ तो मंदिर है, Yes, sir. बड़ा सा मंदिर बना हुआ है रोड के जस्ट कॉर्नर पे ही, जो दूसरा साइड है मंदिर के दूसरा साइड, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यू कैन फाइंड एवरी कॉम्पोनेंट देयर। आप जो भी नाम लोगे ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, वो वहां मिल जाएगा आपको। कुछ पीसेस में देते हैं, कुछ बल्क में देते हैं, तो कुछ ऐसे शॉप हैं जो आगे की तरफ है वो पीसेस में, यानी सिंगल मांगोगे तो सिंगल भी दे देगा वो, और कुछ ऐसे भी हैं उसमें डीलर जो होलसेल मार्केट वाले हैं, उनसे पूछो तो बात भी नहीं करेगा, उनको चाहिए कि आप 1000 पीस ले जाओ, 2000 पीस ले जाओ तब देगा। तो आगे की तरफ जो दुकानें छोटी छोटी वो देते हैं आपको हर एक चीज, आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, मल्टीमीटर, ब्रेडबोर्ड, आईसीज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, wires, everything you can get. Okay, so let us come to the more basic of this structure which we are looking at. हाँ बोलो सर। मैं से पूछ रहा था कि वोल्टमीटर जैसे हमने लगाया, एक वायर का हम वोल्टेज मेजर करना है मेरे को, रेजिस्टेंस में लगा दिया उसका, वोल्टेज मेजर करना है मेरे को, तो मैंने तो सर वो वोल्टमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर से कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, इसलिए वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हम उस डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम ये बता देते हैं कि उस वायर का रेजिस्टेंस, उस वायर का वोल्टेज कितना है ना। तो सर मतलब वो समझ में नहीं आया कि रेजिस्टेंस जो आपने रेजिस्टेंस का क्रॉस लगाया ना वोल्टमीटर, उसका वोल्टेज बता देता है वो। हाँ, उसका वोल्टेज बता देता है। तो सर वो उस हिसाब से तो बताता है कि वोल्टमीटर से कितना करंट गया और कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उस हिसाब से बताता है वो, है ना? हाँ हाँ। वो कैसे होता है वही है ना, कि हो कैसे रहा है ये। यस सर, यस सर। Okay, so let us back to the notes. So these instruments are called PMMC, permanent moving coil kind of meter. They have a coil and they move, and permanent is actually they have a permanent magnet also. What are the important parameters these meters have? The first one is full scale deflection current. This is called IM. This is something like a current which being passed through the meter and it will show the full deflection. तो एक वैल्यू असाइंड है आपके इंस्ट्रूमेंट की कि दिस इज द मिनिमम करंट, इफ दिस passes through this instrument you will get maximum deflection. So this is called full scale deflection current. This is called full scale deflection current. It means अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में ये 1 वोल्ट है और ये 0 है मान लेते हैं, और दिस इज 10 वोल्ट। तो नीडल मेरा जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो इस इंस्ट्रूमेंट यानी इस इंस्ट्रूमेंट के 2 पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट में वायर कनेक्ट हो रहा है, वायर फिर आउट हो रहा है। ये जो करंट है IM, ये वैल्यू है फुल स्केल, यानी जब नीडल आपका 10 पे होगा तो आपको कितने IM की जरूरत है, कितना करंट चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट को। क्लियर? तो ये याद होना चाहिए कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हम उसे IM कहते हैं, और वो जब पास होगा तो आपका नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे होगा। क्लियर? और ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करेगा, ये ऐसा नहीं कि इसके लिए इतना है तो सबके लिए उतना होगा, नहीं। फॉर
depending upon the sensitivity, depending upon the range, that will vary. ठीक है. Next one, which is important parameter, is the internal resistance of the coil. जो जिस coil से ये आपका मूव कर रहा है, जिस coil से ये आपका करंट पास हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. बिकॉज coil आपका ना काफी लेंथ का होता है, मे बी ऑफ 10 meters, मे बी ऑफ 50 meters, मे बी ऑफ 100 meters. And if you have a copper wire or even a good conducting wire, even for a very lengthy, you know that resistance is proportional to length. So if you increase the length, then it will have a non-zero resistance, good amount of resistance. एक छोटा सा वायर अगर आपका सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का वायर है जो मैंने कनेक्ट किया आपके सामने, ये मैंने वायर कनेक्ट किया बनाना ये क्रोकोडाइल से, तो वायर छोटा सा है, हार्डली अ फीट ऑफ वायर है, तो दैट विल नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस. बट जो कॉइल है उसके अंदर, उसमें काफी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देयर आर सो मेनी टर्न्स, एंड इफ यू गो ऑन काउंटिंग, if you go on unwind that wire, it will be of 10 meters, 30 meters, or maybe 100 meters. Multiple turns भी होते हैं, overlapping turns भी होते हैं, to get a good deflection. तो जितने ज्यादा टर्न उतना अच्छा आपका डिफ्लेक्शन होगा. तो यानी it means this wire also have certain resistance, and that resistance is Rn. दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है, एक तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट चाहिए और दूसरा आपका रेजिस्टेंस कॉइल का, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिससे करंट आपका एक्चुअली पास हो. ठीक है. ओके. नाउ द सर आपने उसका क्या नाम बताया था, क्रोकोडाइल क्या बता रहे थे आप, उसका जो बताया था आपने स्विच मतलब वो था बनाना प्लग. यस सर. So crocodile behave as a crocodile. Banana plug is just a pointer kind of thing. You just insert. आपको जो जहाँ मैं कनेक्ट कर रहा था ना वहाँ पे ऊपर से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, तो दैट इज अ बनाना. तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, क्रोकोडाइल वाले प्लग होते हैं, बनाना भी होते हैं. और भी आएंगे आपके पास, एक आधा प्लग के डिफरेंट नेम आएंगे. एक आएगा बीएनसी, अभी इसी क्लास में हम पढ़ेंगे बीएनसी क्या होता है. हाँ, बीएनसी आपने देखा हुआ है, आप अब जाके देखना, ढूंढना कहाँ पे बीएनसी होता है, आप घर में देख लेना, आप सभी के घर में होगा बीएनसी. BNC is actually full form is actually name of the person who invented that plug. और केबल आपके सबके घर में लगा हुआ है, सेट टॉप बॉक्स लगे होंगे सभी के घर में, सेट टॉप बॉक्स हो. सेट टॉप बॉक्स पे जो सिग्नल डिश टीवी आपका जो डिश लगा है ना, उस डिश से जो सिग्नल आ रहा है और सेट टॉप बॉक्स में जो आपका प्लग गया है, दैट इज BNC. तो गोल गोल वाला जिसमें घुमा के. यस, उसमें थ्री कनेक्शंस होते हैं. एक सेंट्रल पिन होता है, आउटर ग्राउंड होता है, एक बीच में एक और कनेक्शन होता है. तो देयर आर 3 डिफरेंट लाइन, न्यूट्रल और आपका फेज के लिए, मतलब एक L, I और एक आपका ग्राउंड के लिए होता है, अर्थिंग के लिए. तो तीनों कनेक्शन वहाँ पे आप देखोगे, आप जाके खोल के देखना कि उसे हम कहते हैं BNC. इवन अगर किसी के पास कैमरे लगे हो सीसीटीवी, तो सीसीटीवी अगर एनालॉग कैमरा लगा हुआ है आपके पास, डिजिटल नहीं है, तो एनालॉग कैमरा में भी BNC यूज होता है. बैक साइड में आप देखोगे, और CRO में भी BNC यूज होता है. तो BNC हम पढ़ेंगे क्या होता है, एंड व्हाट इज द BNC एंड हाउ द कनेक्शन वी हैव टू चेक कि BNC वर्किंग है या नहीं है, वो भी हम देखेंगे बाद में. बट अभी हम इस पे आते हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला हमारा IM हो गया, दूसरा हमारा RM हो गया, तीसरा हमारा सेंसिटिविटी है. सेंसिटिविटी इज 1/IM. अब क्लियर हो गया कि इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी वेरी होगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है उसको जैसा आप 1 ये कर दो, तो दैट इज योर सेंसिटिविटी. जितना करंट परमिसिबल था फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, just reverse of that value is your sensitivity. करंट का ही यूनिट है, ओम वोल्ट भी लिख रहे थे हम, बार बार लिख रहे थे ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट. दिस इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ एम्पियर. वोल्ट बाय ओम इज एम्पियर, दैट इज इनवर्स ऑफ एम्पियर. लेकिन इनवर्स ऑफ एम्पियर कहने का बड़ा अच्छा सेंस नहीं आता, दैट इज व्हाई वी से ओम पर वोल्ट. लेकिन किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर इसको एम्पियर इनवर्स भी लिख सकते हैं हम. तो कई बार हम चीजें देखते हैं, हमारे सामने होता है, बट हम उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाते. तो दिस इज, इसलिए मैंने बोला था बाद में कि सेंसिटिविटी हम देखेंगे, अभी उसका फॉर्मूला क्या है. दिस इज इनवर्स ऑफ करंट एक्चुअली, एंड करंट इज व्हाट करंट, इट इज अ मैक्सिमम परमिसिबल करंट व्हिच इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो अभी जो मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया उसमें 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट तक नीडल को जाने के लिए जो करंट मुझे चाहिए इस एनालॉग वोल्टमीटर में, वो करंट से मैंने सेंसिटिविटी निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर वोल्टमीटर का. वो करंट कितना है अभी हम नहीं देख रहे, कि हम उसे मेजर करने के लिए मुझे एक मल्टी एमीटर लगाना पड़ेगा कि वो करंट कितना है.
but let us go for further more detail. Following are some advantage of PMMC, permanent moving coil, magnetic moving coil, this meter. It has a uniform scale, operating current is very small, it has high sensitivity, it consumes low power of the order of 25 watt to 200 milliwatt, means this is higher value, this is a lower value. It has high accuracy. एक्सटेंशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट रेंज इज पॉसिबल, आप इसके रेंज चेंज कर सकते हो बहुत इजीली, मॉडिफाई कर सकते हो. मल्टीमीटर में आप ये नहीं कर पाते हो, जो आपके डिजिटल मल्टीमीटर है, यू कैन नॉट चेंज द रेंज फ्रॉम आउटसाइड, बट दीज इंस्ट्रूमेंट यू कैन चेंज द रेंज आल्सो. Not affected by eternal magnetic field called stray magnetic field, means if you have any nearby magnetic field, so it is not going to do any big difference. तो बाहर के magnetic field से उतना कोई variation नहीं आएगा, तो you can perform. These are the good quality of these instrument, but digital instrument इससे ज़्यादा improve होते हैं, तो हम normally वही use करते हैं. But ये है एक normal purpose के लिए we can use this instrument, and it is ऑलवेज यूज, मीन्स आपको कई जगह मीटर में लगा हुआ मिल जाए. इवन कई आप देखोगे पावर स्टेशन में भी आपको यही एनालॉग मल्टीमीटर, ये वोल्ट मीटर लगे होते हैं, और वो मूव करते रहते हैं कि कितना वोल्टेज 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, वोल्टेज वो शो करते रहते हैं. ओके, सम डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली वी विल हैव द डिसएडवांटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. इट इज यूज्ड फॉर डीसी मेजरमेंट ओनली. दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. कॉइल है, कॉइल से अगर एसी करंट पास करोगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा. नीडल विल वॉबल, इट विल हैव अ स्मॉल वाइब्रेशन. वाइब्रेशन वैसे देखने में जीरो लगेगा, बट हम जो एसी सोर्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, हम अपने घर का यूज करते हैं, तो 50 हर्ट्ज का होता है. हाई फ्रीक्वेंसी के एसी सोर्स नॉर्मली इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन. तो इफ यू हैव अ 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज वाइब्रेशन इट इज वेरी इजी टू जज. आपके आंखों से दिख जाएगा कि अगर मैं इसमें एसी का सिग्नल लगा दूं, घर वाला सिग्नल, और तो उसको 30 वोल्ट स्टेप डाउन कर दूं, तो आई विल एबल टू सी कि नीडल आपका वॉबल करेगा. इट विल स्टार्ट हैविंग अ वाइब्रेशन, एंड दैट वाइब्रेशन इज 50 वाइब्रेशन इन 1 second. So that is not a good thing to do. But we can have that instrument, or we can modify this instrument with certain other parameters. We can attach something else to this one, and it will show a accurate result. So that is a possibility, but वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज ओनली यूज फॉर द डीसी. फॉर एसी वी नीड टू रेक्टिफाई दिस. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज हाई. अब कॉइलिंग है, इतनी फाइन कॉइल करना है, मैग्नेट लगाने हैं, तो द कॉस्ट इज वेरी हाई. यही इंस्ट्रूमेंट जो आपको 30 वोल्ट मेजर कर रहा है एनालॉग, अगर आप मार्केट में खरीदते हो, ये 3000 का पड़ेगा आपको. 2000 से कम में तो कोई नहीं देने वाला. और यही 30 वोल्ट आप एक मल्टीमीटर को यूज करते हो, तो मल्टीमीटर आपके 700 से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे गिव यू गुड रिजल्ट. सो दीज आर कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट बनाने में, बिकॉज इसका जो वर्किंग है ना, दैट इज वेरी टफ. यू हैव नीड टू डू द, एक्चुअली इट इज अ मैकेनिकल थिंग, तो मैकेनिकल में थोड़ी सी मेहनत लगती है, और जो आपका डिजिटल होता है उसमें बहुत मेहनत नहीं लगती है. यू जस्ट प्लेस द कंपोनेंट एंड कनेक्ट द कंपोनेंट, दैट्स ऑल, इट इज डन. But mechanical system, you have to wind the coil, you have to attach the coil, you have to do the adjustment, all these things you have to do. But digital में वो सारी चीजें हमारी cut down हो जाती हैं, तो the cost is lesser in digital instruments. Okay, the symbols and the basic circuit diagram for the voltmeter. This is a voltmeter. बाहर से तुम्हें ऐसा दिखता है, internally this is a voltmeter. There is a resistance which is called as multiplier, जिसको हम RS भी कहते हैं, series resistance connected to the coil. This is the coil. इसको मैंने नीडल से शो किया है, तो पूरा का पूरा coil system है. इस coil system के साथ मैंने एक resistance भी लगा रखा है, जिसकी वैल्यू बहुत हाई है, and this total is working as a voltmeter. तो voltmeter symbolically आप V से लिखते हो, एक पिक्टोरियल डायग्राम ऐसा है, और उसका जो इंटरनल सर्किट है, दिस इज इंटरनल. ओनली द कॉइल रेजिस्टेंस इज नॉट देयर. द कॉइल रेजिस्टेंस कैन बी 100 ओम, 50 ओम, 200 ओम्स, उससे ज्यादा नहीं होगा. बट वी नो दैट voltmeter have infinite or near to infinite resistance, so we have to attach good value of resistance. ये resistance आपका
हो सकता है मोर देन 100 किलो ओम का हो, और ये रेजिस्टेंस आपका हार्डली 50 ओम के आसपास का, वो जो कॉइल का वैल्यू है, ठीक। And these are the terminals which you can connect at any point and to measure the voltage. Okay. ये पॉइंट्स मैंने पहले लिख दिए थे, इंटरनल मल्टीप्लायर। अच्छा इन सर, एक ये, हाँ ये नंबर why we use multiply resistance? यस, अगर हम सिर्फ कॉइल ही यूज करेंगे ना तो कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत से जाकर के 100 ओम तक जाएगा, 200 ओम तक जाएगा, ठीक है। और जब उसे आप सर्किट में कनेक्ट करोगे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर आपका रेजिस्टेंस 1 किलो का है और उसके साथ आपने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा? आपने क्या किया है, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज मेजर करना है, और इस वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैं IN कह रहा हूँ वो 100 ओम है, करंट ये आ रहा है which is let us say 1 milliampere. Then what is the value of current in these two arms? इस आर्म में कितना होगा? अराउंड 0.99 मिली एम्पियर के आसपास, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ बट रफली इस ऑर्डर का होगा, ठीक है। यस सर। और आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। अब मैं अगर खराब भी नहीं होता, मान लेते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट सस्टेन कर लेता है इस करंट को, तो इसमें से कितना करंट पास हुआ? 1 में से 0.99 माइनस कर दो, 0.01 मिली एम्पियर। हमने क्या अज्यूम किया था, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने मल्टीमीटर अटैच नहीं किया, मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो मैंने क्या किया था, 1 एम्पियर पास हो रहा था ना इससे, 1 मिली एम्पियर पास हो रहा था, तो 1 वोल्ट का ड्रॉप दिखाना चाहिए था इसे। अब जब मैं मल्टीमीटर लगा दिया, यानी वोल्टमीटर मैंने अटैच किया, तो नाउ द करंट इज 0.01 इनटू दिस, द वोल्टेज विल ड्रॉप। तो आप तो मेजरमेंट वोल्टेज का कर ही नहीं पा रहे हो, आपका एक्सपेक्टेड वोल्टेज 1 वोल्ट है, अब तो 1 वोल्ट से कितना हो गया, 0.00 और 0.01 वोल्ट लो, इतना हो गया। तो ये तो मुझे मेजर नहीं करना था, तो रॉन्ग आंसर है। दिस इज द आंसर आई शुड गेट इन दिस मीटर। तो इस मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना जरूरी है। कॉइल की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मुझे मल्टीमीटर या अपने वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, कॉइल का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो आई कैन अटैच अ सीरीज रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट द ऑप्शन आई हैव। अगर ये 50 ओम या 100 ओम है, तो अगर मुझे कोई कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो, क्योंकि मुझे इससे करंट मुझे ज्यादा पास नहीं करना है, सिर्फ IM पास हो, उससे ज्यादा नहीं, ये वैल्यू परमिसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ इसे। व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने क्या करना है, सीरीज में एक कॉइल के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अब जो करंट इसमें से पास होगा दैट इज मिनिमम और मिनिमल। इज इट क्लियर? यही करंट, ये जो IM लिखा है ना, इसको मुझे क्रॉस नहीं करना है, IM से ज्यादा नहीं होना चाहिए। IM से ज्यादा होगा तो नीडल विल गो yes sir, right it is clear. this and needle can break, ठीक है। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। अब उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशंस हैं। सर ब्रेक भी हो सकती है नीडल? हाँ बिल्कुल, नीडल बेंड हो जाती है, अगर आप सडनली करंट ज्यादा दोगे ना, तो नीडल कई बार क्या होते हैं, वो लगे होते हैं साइड में। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा एक सेकंड, समवन हैज आस्क्ड, आई थिंक स्वप्निल हैज आस्क्ड कि ब्रेक होती है नीडल। तो मैंने कल एक वोल्टमीटर मैंने उठाया था लैब में, उसकी नीडल बेंड हो गई थी, तो समहाउ किसी ने करंट या वोल्टेज ज्यादा मेजर कर लिया होगा। तो इफ नीडल डिफ्लेक्ट, उसका तो रिस्ट्रिक्टेड मोशन है ना, कई बार एक दो डॉट्स लगे होते हैं, मतलब दो एक्चुअली यू कैन से लाइक अ नट दे हैव कनेक्टेड, और वो नीडल के बिल्कुल जब बॉब से कनेक्ट होता है ना, वहां पे 2 पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं, नीडल कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, तो नीडल फिर थोड़ा सा बच जाता है, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर देते हैं कि नीडल टूटता नहीं है, उसके आगे के पॉइंटर जो है वो ब्रेक नहीं होते या बेंड नहीं होते हैं। तो प्रोविजन इज देयर, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट पर प्रोविजन नहीं होता है। तो क्या होता है, बच्चे करंट सडनली ज्यादा है तो नीडल एक बार एक हिट मारता है और आपके रेंज से बाहर को हिट मारता है,
और आपकी अगर बाउंड्री उसके लिए पूरे फुल मोशन के लिए अलाउड नहीं कर रही है तो नीडल विल ब्रेक और इट विल बेंड। तो कई जगह आपको लैब में मिल जाएंगे, आप लैब आओगे ना तो आप देखोगे बहुत सारे नीडल्स हल्के से मुड़े होते हैं, तो दे बेंड और आप रीडिंग फिर सही नहीं ले पाते हो, तो उसको फिर खोल करके उसको सीधा करना पड़ता है कई बार। अगर लैब स्टाफ कर पाए तो खोल करके वी कैन ओपन दैट इंस्ट्रूमेंट एंड वी कैन जस्ट एडजस्ट द कि वो लीनियर हो जाए। ओके, सो लेट अस कम टू द कैलकुलेशन फॉर अबव सर्किट। जो आपने ऊपर सर्किट देखा उसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं सर्किट दोबारा दिखा देता हूँ आपको, बहुत इसे ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब ओम्स लॉ हम लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं। That how much total voltage is going to drop in this part, that is nothing but the current which is passing. If it is any maximum current or less than maximum current also, so whatever the current is passing, multiply with this resistance and multiply with this resistance, so add them. So this is what the formula I have written. मैंने नीचे formula लिखा हुआ है this one. Im, whatever the current you are passing through the voltmeter, multiply with Rs plus Rm. जो मीटर का रेजिस्टेंस है, जो आपने सीरीज रेजिस्टेंस अटैच कर रखा है, तो दोनों को आपने, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन मेजर। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर आपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन की तो वैल्यू आपने बता दी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर आपका करंट है, इट विल गिव यू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एंड व्हेन द करंट इज लेस देन दैट वैल्यू, देन योर नीडल विल मूव अ लिटिल बिट। अगर मैंने फुल स्केल डिफ्लेक्शन से हाफ वैल्यू करंट पास की है, नीडल तो हाफ ही मूव करेगा, है ना भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 मिली एम्पियर मैंने अलाउ किया करंट एंड दैट विल मेक द नीडल टू अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और जब मैं 15 एम्पियर 1 मिली एम्पियर है ना, और मैंने 0.5 मिली एम्पियर दिया, तो नीडल कहाँ पे होगा? हाफ डिफ्लेक्शन पे होगा या नहीं होगा? होगा। उससे भी हाफ करंट दे दिया, नहीं 0.25 दिया, तो और हाफ डिफ्लेक्शन पे हो गया। मींस आई कैन कैलिब्रेट इजीली बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू वेयर आई हैव टू मार्क व्हाट वैल्यू। अब जब मैं इस फॉर्मूले को चेक करता हूं, तो इस फॉर्मूले मैंने मीटर मैंने खुद बनाया है, तो आर एम मुझे पता है कि कितना रेजिस्टेंस कॉइल का है। आर एस मैंने अटैच किया, तो मुझे ये भी पता है कि कितना है। आई कैन डिसाइड कि उस कॉइल से कितना करंट पास होना है, मैक्सिमम परमिसिबल करंट, दैट आल्सो आई नो। सो आई कैन इजीली कैलकुलेट द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, कि आपका जो रेंज होगा मैक्सिमम उस वोल्टमीटर का क्या होगा, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव डिजाइंड। आपने कॉइल आपने डिजाइन किया, उसकी कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपने डिजाइन किया, उसका रेजिस्टेंस आपने डिजाइन किया है, तो उसमें से कितना करंट आप परमिट करते हो फॉर 1 मिनट, कि 1 मिनट तक उसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो मेरा कॉइल खराब नहीं होना चाहिए। 2 मिनट भी कर लो, 5 मिनट भी कर लो, तो कॉइल बर्न ऑफ नहीं होना चाहिए। तो यू कैन इजिली डू द कैलकुलेशन। आप उसमें परमिट कर सकते हो कि इतना करंट दे दो, हीटिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी। सो दैट इज possible, means these parameters you can easily know when you design the meter. So you can easily predict what is the maximum voltage which you are going to measure. ये आपको पता होता है कि मैं इससे 30 वोल्ट मेजर कर पाऊंगा कि 50 कर पाऊंगा या 100 कर पाऊंगा या 10 वोल्ट कर पाऊंगा। You always know this value because everything is depending upon the design. ठीक है। अगर किसी ने ये बोला कि चलो करंट तो मुझे पता है कि मैं कितना पास कर सकता हूँ, मतलब कॉइल से, एक ये शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर करूंगा, अदरवाइज वर्ड फाइल में लिखना तो इजी होता है बट थिंग्स शिफ्ट। आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। आपने कॉइल आपने बनाया है और कितना पास कर सकते हो, दिस यू नो वेरी वेल, जब तक कि आपका कॉइल खराब ना होता है। इसके लिए आपकी वैल्यू पता है, आपको कितनी पास करनी है। आपको इजीली कोई भी बता देगा, दुकानदार ही बता देगा वायर का साइज देख करके कि भैया इससे इतने करंट पास करो, इससे ज्यादा करोगे तो ये कॉइल बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस वी वेरी वेल वी नो। एंड व्हाट काइंड ऑफ रेंज आई वांट टू डिजाइन। मैं चाहता हूँ कि मेरा वोल्टमीटर 50 वोल्ट के लिए वर्क करे, इतने वोल्टेज तक मैं मेजर करना चाहता हूँ। तो हाउ मच रेजिस्टेंस
RS you can attach in series with the meter that you can calculate. अगर क्वेश्चन आता है कि IM गिवन है, लेट अस से 1 माइक्रो एम्पियर गिवन है, ये करंट मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा 50 वोल्ट है, ये भी मेरे को पता चल गया, और RM की वैल्यू यानी कॉइल की रेजिस्टेंस भी गिवन है 50 ओम. तो I can calculate this value, how much it is required to have this range. 50 वोल्ट के रेंज के लिए मुझे RS कितना कनेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज द फॉर्मूला, इक्वेशन ये रहा. तो आपने क्या करना है, वोल्टेज आपको 50 का बनाना है, IM RM गिवन है and divided by IM. So that is how much RS you have to attach. एक बार जरा कैलकुलेट करो. IM मैंने आपको 1 माइक्रो एम्पियर दिया है, रेजिस्टेंस मैंने कॉइल की 50 ओम दी है, वोल्टेज मुझे ये चाहिए, यानी मीटर में मुझे इस रेंज का वोल्टेज चाहिए, यानी 50 वोल्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है. तो RS की वैल्यू क्या होगी, एक बार जरा कैलकुलेट करो. है कोई वैल्यू? सर ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है. पर बड़ा ठीक है, बड़ा ही आना चाहिए. कितना है? मैंने 1 माइक्रो थोड़ा कम ले लिया. सर 50 into 10 to the power of 6 minus 1 ब्रैकेट में. 6 minus 1 क्या वैल्यू बता रहे हो? अभी 49.999950 into 10⁻⁶. पावर बताओ. 49.99. 14 में इसके ऊपर यहाँ पे नहीं, ऊपर 6 ही है. 14.9 की जगह 49.9 है. अच्छा 49.9 मतलब 50 मेगा ओम, तो बहुत ज्यादा थोड़ी ना है. 50 मेगा ओम, इट इज अ गुड, इट इज नॉट इन्फिनिटी. आना तो इन्फिनिटी चाहिए. इट मींस if you attach this value in series with your instrument, it is capable of measuring 50 volt with full scale deflection. This is what the design is. अब आपको अगर उसी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं कहता हूं कि इसको चलो रेंज चेंज करके 100 वोल्ट का कर दो, तो कॉइल इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, ओनली RS हैज टू बी चेंज्ड. RS की वैल्यू चेंज करो, आपका काम हो जाएगा. 100 के लिए क्या करोगे, 100 minus these two number, that is IM and RM, and divided by IM. यानी माइक्रो यहाँ पे -6 हो गया, ये -6 into 50 हो गया, और फिर निकाल के देखो क्या आएगा. So this is roughly 100 mega ohm. कितना अटैच कर दो, डबल टाइम अटैच कर दो, your range of the instrument is going to change. अब आप पहले 50 मेजर कर पा रहे थे, आपने RS को रिप्लेस किया तो आप 100 भी मेजर कर पा रहे हो. आपका कॉइल सिस्टम वही है, कॉइल आपने चेंज नहीं किया. RS वाले फॉर्मूले में कुछ नीचे चेंजेस कराया गया वहां पे? नहीं, ये चेंज नहीं किया. ये IM पहले लिखा था ना, वो आ गया है, बाकी ये IM ही है. इट इज द फॉर्मूला इज V minus IM RM and IM. ये वो तो यही वाला फॉर्मूला है. देखो ये वाला फॉर्मूला ना, ये मेन फॉर्मूला है. इसी में मुझे क्या करना है, अगर RS की वैल्यू निकालनी है तो V minus IM RM by IM. मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है सर, 499 समथिंग करके. नहीं, चेक करो, देखो सिंपल तरीका है. 100 लिखा मैंने, ये माइक्रो में है, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, और नीचे माइक्रो था तो ये ऊपर जाकर के 100 मेगा ही तो होगा. उसके थोड़ी सी ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है, बट 100 मेगा के आसपास की वैल्यू होगी. 100 में से आपने क्या माइनस करना है, 0.00005. So that will give me 100 only and divided by micro. नीचे करंट मेरा माइक्रो है तो 100 मेगा ही तो देगा, और क्या देगा. कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई. ये आप याद कर लो, ये वाला, ये फॉर्मूला याद कर लो. दिस इज
उसी को रीअरेंज किया गया है यहाँ पे, और उसको फिर सेंसिटिविटी के सेंस में भी लिखा गया है। सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी। अगर सेंसिटिविटी गिवन है तो जस्ट डिवाइड करो, आई वी बाई आई एम करो, दिस बाय दिस करो, यू विल गेट सेंसिटिविटी इनटू वोल्टेज माइनस आर एम। 1 अपॉन आई एम की वैल्यू क्या थी, सेंसिटिविटी थी ना, और वी वोल्टेज आ गया, और आई एम आर एम आपकी आर एम रह गया, क्योंकि आई एम से अपने माइनस कर दिया। अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, v डिवाइडेड बाय आई एम, इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस आई एम आर एम डिवाइडेड बाय मींस आर एम। So this 1 by this is sensitivity into voltage minus R। वही है लिखा हुआ है। ये सब रिफाइन हो जाएगा, ये वाला आपको नहीं मिलेगा नोट्स में, नोट्स में आपको रिफाइंड वर्जन मिलेगा। ऐसा मत समझना कि सब ये सर ने लिख दिया यही मैं शेयर कर देंगे, पता क्या चलेगा कहाँ गया है। तो इट इज इजी टू कैलकुलेट। आपका इंस्ट्रूमेंट का एक रेजिस्टेंस होता है, इंस्ट्रूमेंट से एक अलाउड करंट होता है जिसमें आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है, एक आपका सीरीज रेजिस्टेंस होता है, और उसकी जो नेट वोल्टेज होती है दैट इज योर वोल्टेज व्हिच यू कैन मेजर। इज इट क्लियर? Yes, If it is clear, then you can make a voltmeter with different range। आप एक ही वोल्टमीटर यूज करो, उसमें एक की बना दो, और उस की को आप रोटेट करो, एंड इट विल डू डिफरेंट रेंज मेजरमेंट। इसको डायल की एक लगा दिया, डायल की को मैं रोटेट कर सकता हूँ, कभी मैंने नीडल को यहाँ पे अटैच कर दिया, कभी मैंने यहाँ पे कर दिया, कभी मैंने यहाँ पे कर दिया, एंड दिस इज द कनेक्शन। Now look at this connection. One positive is connected to the central dot and negative is connected to the meter. When I have this key, means जब मैंने अपना की रोटेट करके V4 पे अटैच कर दिया, तो now the current which is going through the instrument will go through this to this to this to this. Only this picture is, this RS is there. I can easily calculate। अगर मैं कहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, R2 and R4, R3 भी है, if V1 is say 100 volt, V2 is say 50 volt, V3 is 25 volt and V4 is 10 volt. So what are the different resistance we have to attach? And ध्यान रखना ये सारे रेजिस्टेंस 1 by 1 सीरीज में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, R4 को निकालना है। R1 को निकाल लोगे तो गड़बड़ हो सकता है मामला। सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to predict R4। वैसे भी जा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि R1 भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट बेटर है कि आप एडेड वर्जन में करो, मींस पहले R4 की कैलकुलेशन करो। R4 की रिक्वायरमेंट क्या है, R4 कितना होगा, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ना, VM माइनस IM एंड RM डिवाइडेड बाय IM। IM RM गिवन होगा आपको कि इस इंस्ट्रूमेंट का IM यानी ये नंबर और ये नंबर गिवन होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, R4 का कैलकुलेशन कर लिया, R4 की वैल्यू आपके पास आ गई, जो कि आपको 10 वोल्ट के रेंज के लिए बना देगा आपका इंस्ट्रूमेंट। अब जब R3 का कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान रखना, अब जो करंट फ्लो होगा, अगर R3 पे मैंने ये कनेक्शन लगा दिया, दिस वन, अब ये जब करंट फ्लो करेगा ना, तो इट विल फ्लो थ्रू R3 एंड R4 बोथ। यानी जब आप कैलकुलेशन करोगे R3 के लिए, तो R3 के लिए आप नहीं करोगे, R3 डैश के लिए करोगे, which is sum of these two। And when you do the calculation, V minus IM RM divided by IM, तो वोल्टेज आपका रेंज बता देगा आपको। V3 की वैल्यू क्या थी, 25, यानी 25 रखो, और ये वैल्यू आपको गिवन होगी तो रखा। आपने जो निकाला वैल्यू वो R3 डैश निकला, यानी R3 विल बी R3 डैश माइनस R4, so that the total resistance is R3 dash, which will give you 25 volt as a range for the same instrument। इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहे हो आप, ये कॉइल जो है वो वही है। The calculation is easy या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि ये
अल्टीमेटली जब फाइनली R1 निकालोगे यानी ये सारे रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो R3 का जैसे हमने किया उसी तरीके से R2 डैश का करोगे, फिर R2 के लिए आप निकालोगे, इन दोनों को माइनस करोगे जो आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस अटैच करोगे, सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस विल रिजल्ट इनटू द टोटल वोल्टेज 50। क्लियर है ये कैलकुलेशन? यस सर। यस सर। या कोई वैल्यू देनी पड़ेगी? यस सर। वैल्यू दे दूं? मेरे ख्याल से मैंने नीचे वैल्यू रखी है वही, एक मिनट रुको, नीचे मुझे चेक करने दो। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल एक्चुअली। चलो मैं वैल्यू देता हूं आपको। IM is for this instrument is 50 microampere, नीचे था वो वैल्यू। RM is 100 ohm एंड वोल्टेज तो मैंने आपको दे ही दिया है, और तो कुछ चाहिए नहीं, हाँ बस इतना ही चाहिए। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3 एंड R4। पहले R4 निकालो। Please mute yourself. R4 की वैल्यू निकली 190 196 190 190 ओम बस, क्या यस कुछ सर। सर 199900। ये तो दूसरा नंबर हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। कोई ऑर्डर होगा? देखो एक मिनट रुको, आपने 10 वोल्ट रखना है R4 के लिए, माइनस मल्टीप्लाइंग दीज टू यू विल गेट 100 और देयर इज 10, तो 3 तो आ गए, तो 5 मिली हो गया, यानी 5 यानी 0.005 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, है ना? तो ये कितना हो गया? ये रफली मैं 10 ही रख रहा हूँ इसको, तो 1/5 हो गया, 1/5, और ये मेगा में हो गया, तो मेगा में आना चाहिए। सर मैंने मिली मेगा में एम है ले सर। हाँ? IM को माइक्रो ना लेके मिली ले लिया, इसलिए मेरा इतना है। तो 1.99 मेगा ही आ रहा है। अच्छा, 1.99 समथिंग ना, इंटू 10⁻5 आ रहा होगा, ठीक है, यस इतना आ सर, रहा होगा ये क्योंकि है। 1 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैलकुलेट R3 डैश फर्स्ट, वो कितना है? वो इससे थोड़ा बड़ा आएगा, और फिर ये नंबर आपको माइनस करना है उस R3 डैश से, देन यू विल गेट द R3 वैल्यू, and same kind of calculation for R2 and same kind of calculation for R1, and then you make an instrument with a multi-range possibility. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कैलकुलेशन, बच्चे इसमें कहाँ गड़बड़ करते हैं, वो R1 R2 R3 डायरेक्ट निकाल करके लिख देते हैं, तो वो एक गड़बड़ है, बिकॉज ऑल आर इन सीरीज कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज फॉर्म। तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, जब सर्किट रन करेगा किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए तो 2 रेजिस्टेंस ऐड भी हो सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन करो इसका दूसरा एक वर्जन में आपको सर R3 आ रहा था 0.499। whatever the value you get, you just minus this R4 value from that. R3 dash जो भी आया ना क्या, उसमें से आप R4 को माइनस कर दो, and that is your R3. Because I have given you the random value, so you may get different result.
दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मल्टी रेंज वोल्टमीटर। ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है, इसमें तीनों रेजिस्टेंस आपके इंडिपेंडेंट है, यानी जो कैलकुलेशन हम एक फॉर्मूला यूज करें वही फॉर्मूला तीनों के लिए यूज करना। दिस इज मोर सिंपलर वे। जब मैंने नीडल को यहाँ मूव किया तो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, अब ये नीडल यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस वर्क करता है। जब मैंने नीडल को यहाँ मूव किया तो ओनली वन रेजिस्टेंस इज वर्किंग, तो द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। सिंपली आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, R1 is V minus whatever range you want to select, यहाँ पे लिखा हुआ 5, 10 and 50 वोल्ट, V minus IM RM डिवाइडेड बाय, ये इंडिपेंडेंट। एक का आपने आंसर निकाला, निकल गया, दूसरे का सेम फॉर्मूला यूज किया, वो आंसर सही है। पिछले वाले की तरह मैं ऐड सब्ट्रैक्ट निकाल, ठीक है, ओके। तो हम मल्टीमीटर से अब ये सॉरी वोल्टमीटर से हम आ जाते हैं एमीटर पे। एमीटर इज आल्सो मेड फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट। कॉइल वाला सिस्टम वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन यू हैव टू पास सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट टू गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और यू कैन से फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बट नाउ the resistance which is attached to this instrument, this is a moving coil instrument, is parallel to that। वोल्टमीटर के केस में सीरीज में कनेक्शन होता था, एमीटर के केस में पैरेलल में हो जाएगा, शंट। तो शंटिंग ऑफ द मीटर you have to do। Shunting means you are just removing that part, something shunt का नहीं होता, shunt means it is bypassing। So now you have to connect in this way। पिछले केस में ये यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ था, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर बन गया था। जैसे हमने इसको पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये मीटर आपका एमीटर बन गया। मीटर इज सेम, उसमें सब कुछ सिस्टम वही है जो आपके नॉर्मल बाकी सिस्टम है। मूविंग कॉइल है, इट इज अ मूविंग कॉइल, बट नाउ इट बिकम अ एम्पियर। एम्पियर मीटर मींस इट इज एमीटर, it is measuring the ampere। What are the parameters we will have? The parameter is simply Rm, which is internal resistance of the coil, RSH, which is multiplier resistance, or you can say as a shunt resistance। Then there is a full scale deflection, and for that you require a current which is called IM। वो हमारा पिछले केस में भी था, इस केस में भी है। And there is a current which you can easily calculate, which is called shunt current, which is passing through this particular resistance। And I, which is entering to this instrument, is the maximum value of the। हाँ, बोलो सर, इस केस में हम पैरेलल क्यों लगा रहे हैं? उसका भी रीजन क्लियर। यस, एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इंस्ट्रूमेंट देखो, एक सेकेंड मैं जरा वो लेता हूँ पेन। ओके, आपके पास ये रेजिस्टेंस था और ये आपने वोल्टमीटर अटैच करते थे, और जब आप करंट मेजर करते हो तो यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस ये कनेक्शन होता है ना, ठीक है ना। वोल्टेज के लिए हम ऐसे करते हैं, करंट के लिए हम ऐसे मेजर करते हैं। दोनों केसेस में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका परमिसिबल वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम IM इज 50 माइक्रो एम्पियर। इससे ज्यादा मैं दूंगा तो खराब हो जाएगा। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, ठीक है। दोनों टाइम पे आप ध्यान से देखना, ये जो करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो आपका रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, एक आपका मीटर से पास हो रहा है। मीटर से जो करंट पास हो रहा है उसको इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। जो इनपुट करंट है I, वो बढ़ सकता है, घट सकता है, इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज, है ना। और जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। दिस इज व्हाट वी नो इजीली। व्हाट आई विल अश्योर यू कि जब आपने इस मीटर को यहाँ पे अटैच करते हो तो यू जस्ट मेक
its internal resistance very high, so that you always get the number less than this value. ये अश्योर कर सकते हैं हम। भी पैरेलल में कनेक्शन है तो पैरेलल में क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें से करंट कम फ्लो होगा। हमारा एम क्या है, इससे मुझे कम रखना है अपने करंट को, तो मैं यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा। एग्री? तो मैंने सीरीज में एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, तो जिससे उसका इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो करंट विल मिनिमल, करंट विल डिक्रीज। अब मुझे इससे कम चाहिए, ये हो सकता है 1 एम्पियर भी हो सकता है, बट 1 एम्पियर में से मैं 0.5 एम्पियर इसमें से पास करने के लिए रिस्क नहीं ले सकता हूँ। आई हैव टू मेक इट टू दिस वैल्यू, तो आई हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। नाउ वी कम टू दिस वन। एमीटर में क्या हो रहा है, एमीटर में भी मान लेते हैं ये करंट 1 एम्पियर है। अगेन in this there is an instrument which is only have to pass this much of current, then only it will give you the perfect result. उसके अंदर भी वही इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है जो इसमें करंट इतना ही होना चाहिए। अब ये 1 एम्पियर डायरेक्टली गोइंग इनटू द इंस्ट्रूमेंट, इट इज डायरेक्टली गोइंग इनटू द इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज सीरीज में आपने इसको कनेक्ट किया ना, इसमें तो पैरेलल में था तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। अब तो 1 एम्पियर इससे पास होना ही होना है इंस्ट्रूमेंट से, और उस इंस्ट्रूमेंट में एक कॉइल है जिससे मुझे इतना एम्पियर ही पास करना है। तो बाकी जो करंट बच गया 1 एम्पियर माइनस 50 माइक्रो एम्पियर, ये करंट कहाँ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो गया। तो आई विल बाईपास दिस करंट, आई विल बाईपास दिस करंट फ्रॉम दिस पार्ट। क्लियर? अब ये जैसे मैं बाईपास करूंगा, इसका मीनिंग है कि आर एस एच मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन आर एम। जो आपका इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है उससे जब कम होगा तभी तो ये करंट यहां से बाईपास होगा, या नहीं भाई? पैरेलल में अगर दो सिस्टम लगे हैं, ये करंट मुझे, ये रेजिस्टेंस मुझे बहुत कम रखना है, इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत ही कम रखना है, so that it will take away the maximum leftover current which is not required to move the meter. मीटर के लिए जितना चाहिए तो वो तो यहाँ से पास होना ही होना है, ये तो IM जाना ही जाना है, इतना तो हमें चाहिए मीटर को मूव करने के लिए, ये चाहिए, इससे कम चाहिए। बट जो बच गए, जो लेफ्ट ओवर करंट हैज टू पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस, एंड दिस RSH शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस RL, एंड इट इज कंज्यूमिंग मोर करंट। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि RSH जो होते हैं ना, हाई वोल्टेज के रेजिस्टेंस होते हैं, मींस देयर रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, फ्रैक्शनल होते हैं। ये सारी वैल्यू जो होती है ना RSH, वो फ्रैक्शनल, 0.9 ओम, 0.09 ओम, 0.009 ओम, मिली, माइक्रो, इस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। बट दे नीड टू बी हाई वोल्टेज। वोल्टेज मींस उनकी वॉटेड रेटिंग जो होती है, पावर रेटिंग ना, दैट शुड बी वेरी हाई, मींस it should able to accept high amount of current, यानी कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसलिए लैब में क्या होता है ना, सबसे पहले जो खराब होता है वो एमीटर होता है, साल भर के अंदर वो एमीटर खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमेशा ज्यादा करंट पास करते हैं, और RSH जो लगे होते हैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज का होता है, 10 वॉट का हो सकता है, 50 वॉट का हो सकता है, 100 वॉट का हो सकता है, लेकिन बच्चे उससे भी ज्यादा करते हैं। बट वोल्टमीटर जल्दी क्यों नहीं खराब होता है? बिकॉज उसमें पहले से ही हाई रेजिस्टेंस लगा रहा, अपना करंट ज्यादा भी दे दिया, स्टिल दैट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तो उसके खराब होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एमीटर, बिकॉज ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। दीज RSH आर वेरी सेंसिटिव, वेरी लो वैल्यू, वेरी हाई वोल्टेज। वोल्टेज मींस WATT वाला, मतलब वॉट, पावर वाला, मींस I2RT उसका बहुत अच्छा है, उससे आप ज्यादा करंट पास कर सकते हो, हीट उसमें बहुत ज्यादा होता है, डेसिपेट इजीली हो जाता है, तो इट डज नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी व्हाइल पासिंग अ मोर करंट। तो इसकी डिटेल कैलकुलेशन जो थोड़ा इंस्ट्रूमेंट इज हाउ वी चेंज द रेंज ऑफ एमीटर, वो हम बाद में करेंगे, बट द बेसिक इंस्ट्रूमेंट इन बोथ द केसेस आर सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। एक जगह हम उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, एक जगह हम उसके रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं, तो दैट डू अ डिफरेंट पर्पस। एंड देन हाँ बोलो बोलो sir, why we don't connect emitter into parallel? Can we connect it into parallel?
नो, जो पैरेलल करोगे तो उससे करंट पास ही नहीं होगा। आपको तो करंट मेजर करना है सर ना। सर आप जो कह रहे आपको हैं जैसे कि बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि अमीटर में आपने अगर हल्का सा भी करंट ज्यादा पास कर दिया तो थोड़ा एरर है, लेकिन वोल्टमीटर ऐसा नहीं होता। तो मल्टीमीटर में सर क्या होता होगा, उसमें हम ज्यादा भी पास करें कम भी पास करें, क्योंकि उसमें तो दोनों ही मेजर कर रहा है वो। नहीं नहीं, मल्टीमीटर में भी खराब होता है करंट वाला पार्ट। मैक्सिमम मल्टीमीटर में वो भी खराब हो जाता है, उसका भी वही पर्पस है, वहां पे भी आपके रेजिस्टेंस वैसे ही लगे हुए हैं, तो वो भी जल्दी खराब होता है। मल्टीमीटर में लेकिन भी आप खाली करंट वाला देखोगे पार्ट तो, होगा। हाँ मल्टीमीटर में भी आपका जो करंट वाला मेजरमेंट पार्ट होता है ना, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बट वोल्ट मीटर उसमें सस्टेन कर जाता है, ओ मीटर सस्टेन कर जाता है, बट मल्टीमीटर वाला पार्ट, एमीटर वाला पार्ट आपका खराब हो जाता है। मैक्सिमम एमीटर आपके मल्टीमीटर जो यूज करते हैं ना लैब में, उसमें करंट मेजर नहीं कर पाते, हमेशा एरर आता है वो। ओके सर। तो दोनों केसेस में, सर एनालॉग में भी यही इश्यू है। यदि हाँ बोलो। सर यदि मैं इसको पैरेलल में लगाऊंगा तो सर रिफ्लेक्शन तो शो करेगा ना सर, मतलब रिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन वो करंट नहीं शो करेगा ना। देखो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, अब जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो इस करंट को मेजर नहीं करना, इस करंट के रिस्पेक्ट में मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए। आईएम इससे पास हो सकता है, लेकिन अगर आपने पैरेलल में लगाया है इसको तो करंट विल डिवाइड। आपका एम क्या था, जो करंट इससे पास हो रहा है, जो इससे पार है, उसको मेजर नहीं करना था। आपका एम था ये करंट कितना है, हाउ मच दिस करंट इज। deflection will be there is no doubt, but that deflection will be proportional to this current, not means it is only part of current, you need total current। आपको ये पार्ट नहीं मेजर करना है। जो करंट इसमें डिवाइड होगा ना, जब आपने पैरेलल में लगाया तो कुछ करंट इससे पास होगा, इसकी क्या रेजिस्टेंस है, कुछ करंट इससे पास होगा, उसकी क्या रेजिस्टेंस है। तो ये जो एस्टिमेट आप शो करेगा वो आपके इस करंट को शो करेगा, जो इस पे प्रोपोर्शनल होगा। जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वो इस करंट पे प्रोपोर्शनल होगा। आप तो वो मेजर नहीं करना चाहते हो ना, आप तो क्या मेजर करना चाहते हो, वायर में जो करंट है, इस वायर में। जी सर। लेकिन सर इसमें जैसे हम शंट जो रेसिस्टेंस लगा रहे हैं तो सर उसमें भी तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो करंट है वो शंट से ही गुजरे। यस, हम क्या कर, देखो अगर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये पूरा मिलाकर के इंस्ट्रूमेंट है, मैंने इसमें से 1 मिली एम्पियर पास किया, या 1 एम्पियर ही कर लेते हैं, 1 मिली नहीं 1 एम्पियर कर लेते हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट मेरा जो मेजर कर रहा है, ये मान लेते हैं 1 मिली एम्पियर पे वर्क कर रहा है। तो ये जो शंट है, इट विल कंज्यूम ऑल द करंट विच इज दिस वन, 1 एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर। तो सारा का सारा करंट इसमें से पास हुआ, लेकिन इसमें से आपका 1 मिली एम्पियर पास होकर के जो डिफ्लेक्शन दिखाना था, वो डिफ्लेक्शन इसने शो कर दिया। अब इसकी कैलिब्रेशन की बात है, जो हमने वोल्टमीटर के लिए केस किया ना, कि अगर आपको रेंज ये रखना है तो कितना आपको शंट रेजिस्टेंस, वहां पे सीरीज रेजिस्टेंस आपने लगाया, तो आपने इजीली कैलकुलेट की भी 50 वोल्ट बनाना है तो मुझे कितने सीरीज रेजिस्टेंस अटैच करनी है, इतने वोल्ट बनाना है तो कितना अटैच करना है। इन द सेम सेंस हियर आल्सो वी विल डू द कैलकुलेशन हाउ मच शंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सर्टेन मेजरमेंट। तो शंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो शंट का सिर्फ रोल इतना है कि अगर इस वैल्यू के प्रोपोर्शनल एक डिफ्लेक्शन आ जाए और एक्सेस करंट इसमें से पास हो जाए, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। कि ये जो डिफ्लेक्शन है ना, कितना नीडल मूव करेगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू, बट एक्सेस करंट विल पास थ्रू दिस शंट। ठीक है, ये नंबर जैसे ही चेंज होता है, ये नंबर भी डिफर करेगा, मतलब मैक्सिमम जो अलाउड नंबर है उसके से मैं कम ही रखूंगा, मतलब जो भी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उससे मुझे कम ही रखना है। मेजरमेंट उससे ज्यादा करने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 30 मिली एम्पियर मेजर करने के लिए केपेबल है तो 30 ही कर पाओगे, उससे ज्यादा करोगे तो खराब हो जाएगा, यू नीड टू रिप्लेस द इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू की कितना मुझे मेजर करना है और कितने पे वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो मुझे जो रीडिंग मिलेगी वो इस वैल्यू पे ही प्रोपोर्शनल होगी, बट एक्सेस मुझे इससे करंट पास नहीं करना, एक्सेस करंट मेरा इससे पास हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। कैलकुलेशन हम करेंगे, टाइम भी हो गया हमारा, तो कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे कि इसमें और क्या कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है और वोल्टमीटर से कितने डिफरेंट है ये। ठीक है,
ओके सर। हमारा ओमीटर बच गया है, उसके बाद मल्टीमीटर, एनालॉग बच गया, फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर पे। ये तो सारा एनालॉग है, फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, फिर उसके बाद डिजिटल। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, बाय बाय। Thank you, sir.